जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। हम लोगों का जो चैप्टर नंबर 8 चल रहा है परीक्षावाणी का, इसका लास्ट है। बस ये समझना कि हम लोग प्रयास करेंगे कि आज के चैप्टर में ही से फिनिश कर दे जी। तो हम लोगों ने इसमें जो कहाँ तक कर लिया था उस टॉपिक को बता देते हैं एक बार आपको। ये पढ़ चुके हम लोग चैप्टर नंबर 8 में। समुच खेती वगैरह भी हो गई, फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, मशरूम। इसमें हम लोगों ने सब्जी मसाले भी कर लिए हैं, औषधि, अन्य फसलें की योजना, कार्यक्रम, कृषि नीति ये कर चुके हम लोग। परंपरागत कृषि विकास योजना, सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना यहां तक हो चुका। और हम लोग आ चुके थे पशुपालन पर। तो ध्यान देंगे जरा, हम लोग पशुपालन पर आ चुके थे टॉपिक पर, और करते हैं इस पर काम जरा। किस प्रकार के प्रश्न यहां से निकलकर चलेंगे उन सब पर हम लोग बात करेंगे यहां पर जी। देखिए इसमें पशुपालन से जो प्रश्न बनेंगे यहां पर, नेक्स्ट हम लोग यहां पर पशु विकास लिखा हुआ है। 2019 की पशु गणना के अनुसार राज्य में कुत्ते, हाथी, खरगोश, कुक्कुट आदि को छोड़कर कुल पशुधन संपदा इतनी बताई गई है। कभी पूछा नहीं है प्रश्न, लेकिन हम लोग देख लेते हैं यहां पर कुल पशुधन संख्या कितनी बताइए। 46, 36, 64, 3। 46,36,643 पशु बताए गए हैं यहां पर जी उत्तराखंड में जी, कुल पशुधन संपदा में। ये 2019 की गणना के अनुसार है पशुओं की। किसे छोड़कर है? कुत्ते, हाथी, खरगोश, कुक्कुट को छोड़ करके, इन सब को छोड़ करके कुल पशुधन जो बताया गया है 46,36,643। इसमें पशु विकास पर आइए डायरेक्ट आप लोग जरा, जो पशु विकास के प्रश्न है यहां पर आइए। यहां पर लिखा हुआ है उत्तराखंड में पशुधन विकास बोर्ड। जो पशुधन विकास बोर्ड बना है उत्तराखंड में, ये बोर्ड 2003-4 का है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड ये 2003-4 का है। पशुधन विकास बोर्ड 3-4 में बनकर तैयार हुआ पशुधन विकास बोर्ड। और जो उत्तराखंड में पशुधन विकास बोर्ड है हम लोग देखेंगे यहां पर जरा, 2003-4 में बनाया गया है। कहां पर है ये? तो हम लोग देखेंगे देहरादून में बना है। पशुधन विकास बोर्ड 2003-4 का है और देहरादून का है। देहरादून का है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट आगे लिखा है कहीं पर, राज्य में पहले से स्थापित श्यामपुर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र। हमें देखना है अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहां बना है पशुओं के लिए, तो श्यामपुर देहरादून में है। इस केंद्र को आईएसओ का दर्जा मिला हुआ है। आईएसओ 9001-2000 का स्तर प्राप्त है, आईएसओ का दर्जा मिला है। कृत्रिम 779 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कार्यरत है इसके तहत। हमने कहा श्यामपुर देहरादून में क्या है जी, अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहां पर बना रखा है? श्यामपुर देहरादून में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र बनाया गया है। इसे आईएसओ का दर्जा मिला है 9001-2000 में आईएसओ का दर्जा प्राप्त है इसे। यहां पर हमने ये देखा। आगे ध्यान दे, आगे लिखा है नेशनल कैटिल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। नेशनल कैटिल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट केंद्र की सहायता से चला है, 2002-3 में चला है। हमने कहा नेशनल कैटिल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट 2002-3 का है, केंद्र की सहायता से चला गया है। हमें ध्यान देना है पशुओं के लिए नेशनल कैटिल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट कब का है। उत्तराखंड में लिखा है यहां पर जी उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहां पर है और कब का है। हमने कहा देहरादून का है और 2002-3 का है, हम इसे पीछे ही पढ़ चुके। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड। आगे लिखा है यहां पर जी गौ सेवा आयोग। गौ सेवा आयोग को हम लोग पढ़ेंगे कब का है और कहां पर है। अब यहीं पर ध्यान देना जरा, गौ सेवा आयोग। गौ सेवा आयोग जो चला गया है गोवंशीय पशुओं के वध को रोकने के लिए चला गया है, 2010 का है गौ सेवा आयोग। गौ सेवा आयोग 2010 का है, जबकि गौ सेवा अधिनियम कब का है? गौ सेवा अधिनियम 2007 का है। हम लोग यहीं पर लिखने जा रहे हैं जी गौ सेवा अधिनियम। गौ सेवा, गौ सेवा अधिनियम। गौ सेवा अधिनियम कब का है हमें यह देखना है। तो गौ सेवा अधिनियम बना है 2007 में। गौ सेवा अधिनियम 2007 का है, गौ सेवा अधिनियम 2007 का, और गौ सेवा आयोग 2010 का है। आगे लिखा है यहां पर जरा, गोवंश शोध एवं विकास हेतु, गोवंशीय शोध एवं विकास हेतु पशुलोक ऋषिकेश में, अंडरलाइन करेंगे हम लोग यहां पर। ये गोवंश शोध एवं विकास हेतु पशुलोक
ऋषिकेश में क्या बनाया गया है, तो ध्यान देंगे पशुलोक ऋषिकेश में, यहां पर ऊपर लिखा होगा गो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, ये लिखा है गो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान। गो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, पशुलोक ऋषिकेश में गो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया गया है, पशुलोक ऋषिकेश में। और गो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कब का है, ये गो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान भी 2007 का है, गो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान। आगे ध्यान देंगे जरा, चारा विकास केंद्र कहीं लिखे होंगे, जरा देखो ये लिखा है चारा बैंक। हमने कहा चारा बैंक, चारा बैंक बने हैं यहां पर कितने जी, 2। उत्तराखंड में 2 चारा बैंक बने हैं चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, एक पशुलोक में और एक पंतनगर में। पशुलोक कहां पड़ता है, ऋषिकेश में पड़ता है जी पशुलोक, ऋषिकेश में है जी पशुलोक। और पंतनगर कहां पड़ता है, पंतनगर पड़ता है जी उधम सिंह नगर में, यूएस नगर या कहेंगे उधम सिंह नगर में पड़ता है जी, क्या है जी, पंतनगर। तो 2 चारा बैंक कहां बने हैं, प्रश्न बनाकर चलना आप लोग, तो प्रश्न बनाओगे तो 2 चारा बैंक बने हैं, एक पशुलोक ऋषिकेश में, एक पंतनगर उधम सिंह नगर में। और गो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब हुई, 2003 में हुई, 2007 में हुई थी। और इसी के साथ हमने पढ़ा था यहां पर जो पढ़कर चले, नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट 2002-3 का है। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहां पर है, श्यामपुर देहरादून में। और उत्तराखंड पशुधन बोर्ड कहां बना, हमने कहा उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून का है, 2003-4 का है। गो सेवा आयोग 2010 और गो सेवा अधिनियम 2007 में बना। ये सारे प्रश्न पढ़े हमने। अब देखो यहीं पर 2 चारा बैंक बताए कि चारा बैंक कहां पर है, हमने कहा चारा बैंक बने हैं एक तो पशुलोक ऋषिकेश में और एक पंतनगर उधम सिंह नगर में। अभी एक प्रश्न और बता दे आपको कि 2 चारा शोध केंद्र कहां है, हमने कहा चारा शोध केंद्र, हम लिख रहे हैं यहां पर जी चारा शोध केंद्र। चारा शोध केंद्र कहां पर बने, तो चारा शोध केंद्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमने कहा एक तो पशुलोक में है चारा शोध केंद्र, एक तो पशुलोक में बना है चारा शोध केंद्र, पशुलोक जानते ही ये कहां पर है, और एक बना जी भैंसवाड़ा में, भैंसवाड़ा। पशुलोक आप लोग ऋषिकेश में जानते हैं, तो भैंसवाड़ा कहां पर पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे जी अल्मोड़ा में, भैंसवाड़ा अल्मोड़ा में। चारा शोध केंद्र हम लोग जानेंगे पशुलोक ऋषिकेश और भैंसवाड़ा अल्मोड़ा में, जबकि चारा बैंक है पशुलोक ऋषिकेश और पंतनगर उधम सिंह नगर में क्या बना है जी, चारा बैंक बने हैं। आगे देखो जरा डेयरी विकास। डेयरी विकास में देखोगे राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हुई, हल्द्वानी में की गई। प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 हल्द्वानी में की गई है, हम लोग ध्यान देकर चलेंगे। उत्तराखंड में प्रथम दुग्ध संघ बना हल्द्वानी में 1949 में। उसी के साथ देखेंगे राज्य में डेयरी विकास योजना चल रहा है। पहला दुग्ध संघ बना है जो उत्तराखंड में 1949 1949 और हल्द्वानी में बनाया गया। नेक्स्ट देखो जरा महिला डेयरी विकास योजना। महिला डेयरी विकास योजना ये कब की है, तो हमें जानना महिला डेयरी विकास योजना को 2001 में चलाई गई। महिला डेयरी विकास योजना 2000 और 2001 में चलाई गई महिला डेयरी विकास योजना। एक और नाम मिलेगा लिखा हुआ, दिखा देते हैं आपको जरा। हमने कहा महिला डेयरी विकास योजना 2001 की है, और एक है जी ये है मिनी डेयरी। मिनी डेयरी विकास योजना भी 2000 और 2001 की है। मिनी डेयरी भी 2001 की है। महिला डेयरी विकास योजना को जानकर चलेंगे। महिला को विकास के मुख्य धारे से जोड़ने के लिए, उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से आगे लाने के लिए महिला डेयरी विकास योजना चलाई गई। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत ग्राम स्तर पर महिला सहकारी दुग्ध समितियों का गठन होगा। महिला सहकारी दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा। उसी के साथ देखेंगे हम लोग यहां पर जी मिनी डेयरी विकास योजना 2001 में दुग्ध उत्पादकों द्वारा दुधारू पशुओं के क्रय विक्रय पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। मिनी डेयरी योजना में ये गंगा गाय महिला डेयरी योजना, ये 2014-15 में यहां पर लिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आ रखा है पहले, इसे आप लोग 2017 करके चलो। 2017 गंगा गाय महिला डेयरी योजना 2017 से चलाई गई है यहां पर जी। तो गंगा गाय महिला डेयरी योजना, महिला डेयरी विकास योजना 2001 की है, और मिनी डेयरी योजना 2001 की है, और गंगा गाय महिला डेयरी योजना 2017 की है। गंगा गाय महिला डेयरी योजना हम लोग देखकर चलेंगे। आगे ध्यान दे जरा। इसी के साथ में हम लोग देखेंगे गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा कब मिला।
हम लोग देखेंगे गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा, यहां पर लिखने जा रहे राष्ट्रमाता, राष्ट्रमाता का दर्जा। राष्ट्रमाता से अलग लिख देते हैं पर्सन को हम लोग, आप लोग विचलित ना हो जाए। यहां पर देखो जरा, हमने कहा ये 2014-15 ना होकर के ये क्या दिखाया गया है, 2017 है, 2017 है यहां पर जी, हमें ध्यान देकर चलना। गंगा गाय महिला डेयरी योजना, और देखो यहां पर हम लोग लिखने जा रहे गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा कब मिला, राष्ट्रमाता का दर्जा कब प्राप्त हुआ। अब एक प्रश्न ये भी बनाकर चल, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिला है 2018 में, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा 2018 में, और गंगा गाय महिला डेयरी योजना 2017 में, और महिला डेयरी विकास योजना 2001 में, और मिनी डेयरी विकास योजना भी 2001 में। मिनी डेयरी योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों द्वारा दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए, क्रय करने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। मिनी डेयरी योजना में सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, मिनी डेयरी विकास योजना में ये याद रखकर चलना है। उसी के साथ में आगे चलेंगे हम लोग जरा, समन्वित डेयरी विकास योजना, ये भी 2002-03 की है, 2002-03। मिनी डेयरी विकास योजना का उद्देश्य भी याद रखना कि मिनी डेयरी विकास योजना का उद्देश्य क्या है, दुग्ध उत्पादकों द्वारा दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है मिनी डेयरी विकास योजना में। और महिला डेयरी विकास योजना में क्या है, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए महिला सहकारी दुग्ध समिति बनाई जा रही है गांव गांव में जी, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए। इसी के साथ में आगे चले जरा, मिनी डेयरी विकास योजना के साथ समन्वित डेयरी विकास योजना 2002 और 3 में आई गई है। इसमें क्या किया जा रहा है, समन्वित डेयरी विकास योजना के तहत दुग्ध विकास कार्यक्रम में सुदृढ़ीकरण या विस्तारीकरण के लिए भारत सरकार के सहयोग से 2002-03 में समन्वित डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर में क्रम से 30,000, हरिद्वार में 30,000 और देखो उधम सिंह नगर में 50,000 लीटर दैनिक क्षमता की आधुनिक दुग्धशालाओं की स्थापना की गई। दुग्धशालाओं की स्थापना की गई, जो हम लोग देखते 30,000, एक दिन में 30,000 लीटर और एक दिन में 50,000 लीटर दुग्ध उत्पादन होता, दुग्धशाला वहां पर रखती है अपने यहाँ पर दुग्ध को। तो देखो जरा, वहां पर आधुनिक दैनिक क्षमता कितनी हो गई, 30,000 से 50,000 लीटर तक हो गई हरिद्वार उधम सिंह नगर मैदानी जिलों में। समन्वित डेयरी विकास योजना के तहत दुग्ध विकास कार्यक्रम में सुदृढ़ीकरण और मजबूतीकरण लाने के लिए 2002-03 में चलाई गई ये योजना, मिनी डेयरी विकास योजना। आगे है आंचल ब्रांड। उत्तराखंड में दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति किस नाम से होती है, आंचल ब्रांड। देखो उत्तर प्रदेश के पराग की तरह, उत्तर प्रदेश के पराग, ये है जी पराग ब्रांड। हमने कहा पराग ब्रांड है उत्तर प्रदेश में दुग्ध का पराग ब्रांड चलता है, और उत्तराखंड में आंचल ब्रांड। राज्य में मतलब क्या है, उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश के पराग की तरह राज्य में, उत्तराखंड में आंचल ब्रांड नाम से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति होती है। तो प्रश्न बनता है उत्तराखंड में दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति किस नाम से, आंचल ब्रांड नाम से होती है। और देखते हैं, हमने कहा उत्तराखंड में आंचल ब्रांड के नाम से होती है, तो देखते हैं यूपी में किस नाम से होती है, तो पराग के नाम से होती है। आगे देखो जरा, मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ है, मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई है उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर के किस क्षेत्र में है, काशीपुर में। काशीपुर, उधम सिंह नगर के काशीपुर में क्या बना है, मिल्क पाउडर प्लांट बना है उधम सिंह नगर के काशीपुर में, मिल्क पाउडर प्लांट। डेयरी शोध विकास केंद्र की स्थापना की गई है नैनीताल जिले में। तो डेयरी शोध विकास केंद्र कहां पर है, नैनीताल में है। मिल्क पाउडर प्लांट कहां पर है, उधम सिंह नगर में है, जो मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई थी। आगे लिखा है भेड़ एवं ऊन विकास। भेड़ एवं ऊन विकास में देखो 2004-05 में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रश्न बनाकर चलना भेड़ों के लिए। हमने कहा उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन हुआ है। भेड़ ऊन विकास कार्यक्रम में जाने जरा पहले आप लोग प्रश्नों को, हमने जानना है यहां पर भेड़ ऊन विकास कार्यक्रम में कि एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब का है, 2004-05 का है। एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम 2004-05 का है, ये बात अंडरलाइन रखेंगे। उसी के साथ आगे चलेंगे। सघन भेड़ परियोजना कहां से चली, सघन भेड़ परियोजना, सघन भेड़ परियोजना संचालित है कहां से हुई सघन भेड़ परियोजना संचालित, हमने कहा पौड़ी गढ़वाल से। एक प्रश्न ये निकाले। एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम 2004-05 का है, और सघन भेड़ विकास परियोजना कहां से चली, पौड़ी गढ़वाल से चली। उसी के साथ में नेक्स्ट प्रश्न निकालो, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पर स्थापित है। प्रश्न बनाओ, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पर स्थापित है, हम लोग कहेंगे पशुलोक।
पशुलोक ऋषिकेश में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापित है। सघन भेड़ विकास योजना चली पौड़ी से और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है पशुलोक में। और टिहरी में देखो हमने कहा क्या है, ऊन श्रेणी क्रम एवं क्रय विक्रय केंद्र, उनका क्रय विक्रय केंद्र और श्रेणी क्रम कहां बनाया गया, मुनि की रेती टिहरी में। ऊन श्रेणी क्रम या क्रय विक्रय केंद्र कहां, मुनि की रेती टिहरी में। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला पशुलोक ऋषिकेश में। सघन भेड़ विकास योजना पौड़ी में। और देखो एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम 2004-05 में बनाया गया है, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम। चलो आगे। ऊन के लिए अंगोरा बकरी। पहला प्रश्न ये कि बकरी की प्रजाति अंगोरा, अंगोरा किसकी प्रजाति, बकरी की। ऊन के लिए अंगोरा बकरी के पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 5 अंगोरा बकरी प्रजनन केंद्र बने। तो 5 अंगोरा बकरी प्रजनन केंद्र बने उनको बढ़ावा देने के लिए। ऊन के लिए बकरी की प्रजाति क्या पड़ रही है, अंगोरा। 5 प्रजनन केंद्र कहां कहां बने, चमोली के किस क्षेत्र में, ग्वालदम में। टिहरी के किस क्षेत्र में, कोपरधार। तो चमोली के ग्वालदम, टिहरी के कोपरधार, अल्मोड़ा के लमगड़ा व ताड़ी खेत में। और कौन से जिले में, चंपावत में अंगोरा के प्रजनन केंद्र बनाए गए। चमोली के ग्वालदम, टिहरी के कोपरधार, और हमने कहा टिहरी के कोपरधार के साथ में क्या पढ़ेंगे यहां पर जी, अल्मोड़ा के ताड़ी खेत और लमगड़ा में। और चंपावत में अंगोरा प्रजनन केंद्र बनाए गए। प्रश्नों को देखो आगे। कुक्कुट एवं सुकर विकास केंद्र, कुक्कुट एवं सुकर विकास केंद्र देखो हमने कहा कुक्कुट विकास हेतु राज्य में 7 राज्य के कुक्कुट प्रक्षेपण केंद्र में से तीन हम लोग देखेंगे संचालित है। 7 में से 3 चल रहे हैं, 7 में से 3 चल रहे, कहां पर चल रहे हैं तीनों जी, हम लोग देखेंगे। एक है जी पशुलोक ऋषिकेश में, एक है जी पशुलोक ऋषिकेश में, और एक है हवालाबाग अल्मोड़ा में, और एक है विंड क्षेत्र पिथौरागढ़ में। विंड क्षेत्र कहां है, पिथौरागढ़। तो विंड पिथौरागढ़ में है, हवालाबाग अल्मोड़ा में है, और पशुलोक ऋषिकेश में 3 कुक्कुट केंद्र चल रहे हैं। मुर्गी पालन के लिए हम लोग देख रहे हैं कुक्कुट केंद्र को यहां पर चल रहे हैं। इसी के साथ में देखो आगे जरा, सुकर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 2 राजकीय सुकर केंद्र है। 2 राजकीय सुकर केंद्र कौन कौन से, एक तो पशुलोक श्यामपुर में, पशुलोक श्यामपुर में जो देहरादून का एरिया, और एक है काशीपुर में। पशुलोक श्यामपुर देहरादून का एरिया, और एक काशीपुर उधम सिंह नगर में। यहां पर क्या बने हैं, राजकीय सुकर केंद्र। तो राजकीय सुकर केंद्र कहां, पशुलोक श्यामपुर देहरादून, काशीपुर उधम सिंह नगर। और कुक्कुट केंद्र कहां, पशुलोक ऋषिकेश में, हवालाबाग अल्मोड़ा में, और विंड पिथौरागढ़ में। यहां से प्रश्न बनते हैं। आगे चलो रेशम। उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड में कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का गठन कब हुआ, 2006 में हुआ, याद रखेंगे। कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन 2006 का है। उत्तराखंड में रेशम की प्रजाति, मलबरी रेशम की प्रजाति, टसर, मूंगा और एरी। मलबरी, टसर, एरी, मूंगा और एरी किसकी प्रजाति है, रेशम की प्रजाति है। हमें ये बात ध्यान रखनी है। और भारत में सबसे ज्यादा रेशम कहां मिलता है, कर्नाटक में मिलता है। रेशम, हमने कहा रेशम के जो लार्वा है किस पर पनपते हैं, रेशम के लार्वा, रेशम के लार्वा या रेशम के कीड़े किस पर पाले जाते हैं, रेशम के लार्वा हमने कहा शहतूत के पत्तों पर, शहतूत के पत्तों पर, शहतूत के पत्तों पर रेशम के लार्वा पाले जाते हैं, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम की प्रजाति पढ़ेंगे मलबरी, टसर, मूंगा और एरी। उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन ये कब का है, 2006 का है। और रेशम सहकारी संघ कहां पर है, हम लोग देखते हैं किताब में लिखा तो ठीक है, अन्यथा लिखेंगे हम लोग जी। हमने कहा यहां पर लिख देते हैं हम लोग जरा, रेशम सहकारी संघ, रेशम सहकारी संघ, सहकारी संघ। रेशम सहकारी संघ कहां पर है, तो देहरादून में एक स्थान पड़ता है प्रेमनगर। रेशम सहकारी संघ है प्रेमनगर में। प्रेमनगर कहां पर है, हम लोग कहेंगे देहरादून। प्रेमनगर देहरादून में बना है जी रेशम सहकारी संघ, प्रेमनगर देहरादून में रेशम सहकारी संघ। इसके हमने कहा रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में रेशम के लार्वा, रेशम के कीड़े किस पर पाले जाते हैं, तो हम लोग कहेंगे शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं। यहां से उत्पादित होने वाला मूंगा कोया गुणवत्ता के मामले में सर्वोत्तम माने जाने वाला असम के कोया के समतुल्य है। तो हमने कहा कोया भी किसकी प्रजाति है, रेशम की। और सर्वोत्तम प्रजाति का कौन पढ़ रहे, कोया और मूंगा। सर्वोत्तम प्रजाति का कोया और मूंगा। हमने कहा सर्वोत्तम माने जाने वाला कोया कहां मिलता है, असम में मिलता है। कोया रेशम की प्रजाति असम में मिलती है। बाईबाल्टीन भी किसकी प्रजाति है, रेशम की। बाईबाल्टीन प्रजाति के कोया का उत्पादन भी होता है, उच्च गुणवत्ता वाले। यहाँ पर
उच्च गुणवत्ता। हमें क्या देखना, प्रश्न बनाना, बाइबाल्टिन किसकी प्रजाति, रेशम की है। कोया किसकी प्रजाति, रेशम की है। और मलबरी, टसर, एरी और मूंगा पीछे लिखे अभी, वे भी किसकी प्रजाति है, रेशम की प्रजाति है। आपने अभी पढ़े हैं, देखो ये पढ़े यहां पर जी, मलबरी, टसर, मूंगा, एरी किसकी प्रजाति, रेशम की। सर्वोत्तम कौन सी, मलबरी है। हमने कहा सर्वोत्तम, ये उत्तम प्रजाति है यहां पर जी, मलबर, यहां सॉरी मूंगा उत्तम प्रजाति। और सर्वाधिक कौन सी होती है, सर्वाधिक प्रयोग में आती है यहां पर जी मलबरी। सर्वाधिक, सर्वाधिक हमने कहा सर्वाधिक होती है ये, और उत्तम कौन सी है, मूंगा। सर्वाधिक उत्पन्न, सर्वाधिक उत्पादन किसका हो रहा है यहां पर जी, हमने कहा सर्वाधिक उत्पन्न होती है मलबरी, और सर्वोत्तम कौन है, मूंगा है। आइए जरा, बाइबाल्टिन किसकी प्रजाति है, रेशम की। कोया किसकी प्रजाति है, रेशम की। आगे चलो, राज्य में सिंचाई व्यवस्था, राज्य में सिंचाई व्यवस्था को पढ़ते हैं। तो राज्य में सिंचाई व्यवस्था को अगर देखकर चले तो उत्तराखंड में जो सिंचाई व्यवस्था पढ़कर चल रहे हैं हम लोग, सिंचाई का मुख्य माध्यम क्या है और कुल बोए गए कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग, देखो लिखा है यहां पर जी, उत्तराखंड में कुल बोए गए क्षेत्रफल का कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 54.74% है। कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 54.74% है, जिनमें से 98.22% मैदानी क्षेत्रों में, मतलब 54.74% सिंचित क्षेत्र है कुल बोए गए क्षेत्र का, और सबसे ज्यादा कहां है, मैदानी क्षेत्रों में। और बाकी देखो एवं पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे 22.13% यहां पर देखने को सिंचित क्षेत्र मिल रहा है। हमें यहां से प्रश्न नहीं बनाने, हमें प्रश्न केवल देखना है उत्तराखंड में कुल बोए क्षेत्रफल का सर्वाधिक परसेंटेज कितना है, तो यहां पर देखेंगे 54.74% है। अब देखो राज्य में सिंचाई व्यवस्था चलती है, अगर सिंचाई व्यवस्था देखें राज्य में प्राचीन सिंचाई व्यवस्था चलती है, झील, झरना, तालाब, नदी, आधुनिक नहर, नलकूप आदि सिंचाई के साधन बने हुए हैं यहां पर जी। लेकिन हम लोग देखने जा रहे हैं कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा सिंचाई की अधिक सुविधा है। हम लोग लिख रहे हैं गढ़वाल, गढ़वाल मंडल, गढ़वाल मंडल की अपेक्षा, गढ़वाल मंडल की अपेक्षा, गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं, गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल, कुमाऊं मंडल में सिंचाई की अधिक सुविधा है। सिंचाई, सिंचाई की अधिक सुविधा है, सिंचाई की अधिक सुविधा है, अधिक सुविधा। गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में सिंचाई की अधिक सुविधा मिली है। और उत्तराखंड में अगर हम लोग पढ़कर चलते हैं यहां पर जी, उत्तराखंड में सिंचाई का मुख्य साधन क्या बना हुआ है। सबसे पहला प्रश्न यह है कि सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो हम लोग कहेंगे नलकूप। उत्तराखंड में सिंचाई का मुख्य साधन हम लोग यहां पर लिखने जा रहे हैं, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, सिंचाई का मुख्य साधन, सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है। उत्तराखंड में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो मुख्य साधन को जानेंगे हम लोग यहां पर जी। सिंचाई का मुख्य साधन, मुख्य साधन है जी कौन, नलकूप। नंबर 1 पर नलकूप है और नंबर 2 पर क्या है जी, नहर है, नहर, नंबर 2 पर नहर। उत्तराखंड में सिंचाई का मुख्य साधन नलकूप है, नंबर 2 पर क्या लिखेंगे, नहर है यहां पर नंबर 2 पर। तो नलकूपों द्वारा लिखा भी देखो, नलकूपों द्वारा राज्य में शिवालिक से दक्षिण तथा दून क्षेत्रों में सिंचाई हेतु नलकूपों का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो शिवालिक क्षेत्रों में और दून क्षेत्रों में भी क्या हो रहा है जी, यहां पर जी नलकूपों का प्रयोग सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन एक प्रश्न बनता है यहां पर, हम लोग लिख रहे हैं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई, नलकूपों, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई हम लोग देखकर चले, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई ये कौन कर रहा है जी, उधम सिंह नगर। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कौन कर रहा है, उधम सिंह नगर कर रहा है। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य उधम सिंह नगर। आगे लिखा भी देखो, राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र के लगभग 70.65% भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है।
तो उत्तराखंड में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से होती है। नंबर 2 पर किससे होती है? नहरों से होती है। और नलकूपों से भी सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? उधम सिंह नगर में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है, जो हम लोग देखकर चले। उसके बाद नंबर 2 पर सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से कहां होती है? हरिद्वार में होती है, नंबर 2 पर जी। आगे हमने एक प्रश्न यहां पर देखना, नहरों द्वारा सिंचाई में 70.65% पर नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है और लगभग यहां पर लिखा है यहां शुद्ध सिंचित क्षेत्र के लगभग 20.69% भाग पर सिंचाई नहरों द्वारा होती है। 20.69% भाग पर सिंचाई नहरों द्वारा होती है। अब एक प्रश्न है, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? तो हमें देखकर चलना है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है नैनीताल, नैनीताल में, नैनीताल में सर्वाधिक सिंचाई होती है नहरों द्वारा, नैनीताल। और देखो चाल खाल योजना का संबंध किससे है? चाल खाल योजना जल स्तर में सुधार से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल स्तर में सुधार से संबंधित है कौन जी? चाल खाल योजना। सर्वाधिक सिंचाई नहरों से नैनीताल में है और सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से उधम सिंह नगर में है। हमने कहा उत्तराखंड में सर्वाधिक सिंचाई का माध्यम कौन है? नलकूप है। लगभग कुल सिंचाई का लगभग 70% भाग किससे होता है जी? सिंचित नलकूपों से। और 20% लगभग किससे होता है? तो हम लोग देखकर चल रहे हैं यहां पर जी, नलकूपों से। ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम लिखा है यहां पर जी, ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम लिखा है यहां पर जी। ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम को हम लोग देखकर चलेंगे। ये क्या है जी? यहां पर पानी के जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम है, उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए ड्रिप व माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाया जाता है, को प्राथमिकता दी जा रही है। औद्यानिक फसलों के लिए यह सिस्टम बहुत उपयोगी है। हमने कहा ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम कहां से आया? हमने कहा किस देश से आया ये जो सिस्टम है? हमने कहा यह सिस्टम आया है इजराइल, इजराइल देश की देन है ये। इजराइल देश से, हमने कहा इजराइल देश से ये टेक्नोलॉजी चली है। इजराइल देश से ये सिस्टम प्रारंभ हुआ है, इजराइल देश से प्रारंभ हुआ है। क्या होता है इसके तहत अगर बताए तो पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी पहुंचाया जाता है। हमने कहा ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम पाइप लगा करके पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी पहुंचाया जाता है। जहां पर पानी की कमी होती है उन क्षेत्रों में ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। यह इजराइल देश की देन है। आगे देखो जरा, आगे लिखा है यहां पर सिंचाई के लिए प्रमुख नहरें। अब देखो प्रमुख नहरें लिखी है सिंचाई के लिए, हमने पहले ही नोट कर रखा है यहां पर जी। इसमें जी ऊपरी गंग नहर देखो जरा यहां पर जी, हम लोग पढ़े जी ऊपरी गंग नहर जी। ऊपरी गंग नहर को देखे जी हम लोग यहां पर जी, ऊपरी गंग नहर। ऊपरी गंग नहर राज्य की सबसे पुरानी गंग नहर है। अभी देखो यहां पर जरा सिंचाई के लिए नहरों में राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंग नहर है। ऊपरी गंग नहर उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर। इस नहर का निर्माण 1842 से शुरू हुआ और 1854 तक बनी। अंग्रेजों द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब देखो इस नहर का उद्घाटन जब हुआ तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी आए। हमने कहा 1842 से शुरू हुआ, 1854 तक बनी और उद्घाटन करने आए कौन? लॉर्ड डलहौजी, जो हम लोग देखकर चले। इस नहर का उद्गम कहां से हुआ? हमने कहा हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने छोर से निकलती है ये नहर। ऊपरी गंग नहर कहां से निकाली गई है? हरिद्वार में गंगा से निकाली गई है ऊपरी गंग नहर। 1842 से ये ऊपरी गंग नहर बननी शुरू हुई थी और 1854 के बीच ये तैयार कर दी गई। लॉर्ड डलहौजी ने आकर के इसका उद्घाटन किया था और हरिद्वार से निकाली गई। और देखो 1983 में इसका आधुनिकीकरण किया गया। इसका आधुनिकीकरण का कार्य कब हुआ? 1983 में। आइए जरा दोबारा से सुनिए। ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य, इसका निर्माण कार्य शुरू किया था किसने? लूसी गटन कमिश्नर था। हमने कहा इसका निर्माण कार्य 1842 में लूसी गटन के काल से शुरू हुआ। उत्तराखंड का कमिश्नर उस समय लूसी गटन 1842 से, और जिस समय यह बनकर तैयार हो गई तो उत्तराखंड का कमिश्नर कौन था उस समय? हमने कहा बेटन। लूसी गटन के काल से लेकर के बेटन के काल तक बनी। लिखा भी लूसी गटन ने शुरू किया कार्य और बेटन के काल में पूरा हुआ। बेटन के काल में पूरा हुआ तो हम लोग ये बेटन है यहां पर जी, बेटन है ये। हमने कहा लूसी गटन के काल से लेकर लिख देते हैं हम लोग दोबारा, यहां पर लिखा जी बेटन। बेटन लूसी गटन उत्तराखंड का कमिश्नर है, उसके काल से शुरू हुआ, और बेटन उत्तराखंड का कमिश्नर है, उसके काल तक बना। डलहौजी भारत का गवर्नर है, उसे बुलाया गया उद्घाटन के लिए।
तो लूशीगटन के काल से बैटन के काल तक बनकर तैयार हुई है और डलहौजी का उद्घाटन करने आए हैं ऊपरी गंगा नहर का। और ऊपरी गंगा नहर का मुख्य निर्माण कार्य करने की जिम्मेदारी वे तो कमिश्नर थे, निर्माण कार्य कौन कर रहा, फिर यहाँ पर जिम्मेदारी किसे दी, पीबी काटले को। पीबी काटले को उत्तराखंड में इस नहर का निर्माण कार्य करने की जिम्मेदारी। प्रश्नों को दोबारा सुनो। ऊपरी गंगा नहर उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है, गंगा के दाहिने छोर से निकली है हरिद्वार से। और देखो निर्माण कार्य किसने किया, निर्माण इसका निर्माण किया पीबी काटले ने, इसे काम दिया, जिम्मेदारी दी है काम करने की जिम्मेदारी पीबी काटले को। लेकिन उस समय कमिश्नर कौन था जब जिम्मेदारी मिली से, लूशीगटन कमिश्नर था उत्तराखंड का। जब ये बनकर तैयार होगी उस समय कौन था, उस समय बैटन था उत्तराखंड का कमिश्नर। और निर्माण कौन कर रहा है यहाँ पर जी, काम की जिम्मेदारी किसे, पीबी काटले को दी। और देखो उद्घाटन करने के लिए किसे बुलाया, भारत के गवर्नर को, उसका नाम है डलहौजी यहाँ पर जी। तो पीबी काटले को इसकी जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर निर्माण करने की। इसी कारण से देखो पीबी काटले उत्तराखंड का भागीरथी कहलाया। पीबी काटले को कहते हैं जी क्या, उत्तराखंड का भागीरथी पीबी काटले को कहते हैं। पीबी काटले को उत्तराखंड का भागीरथी कहकर चलते हैं। इसके निर्माण का विचार किसका था, थॉमसन का था। हमने कहा इसके निर्माण का विचार किसका था, निर्माण का विचार था थॉमसन। थॉमसन व्यक्ति को यहां पर इसके निर्माण का विचार दिया गया था, थॉमसन को निर्माण का विचार दिया थॉमसन को। और निर्माण कौन कर रहा है, पीबी काटले। कमिश्नर कौन था, लूशीगटन। कब तक बना, बैटन के काल तक उद्घाटन किया लॉर्ड डलहौजी ने। पीबी काटले ने निर्माण किया, इस कारण से इसे उत्तराखंड का भागीरथी कहते हैं। जिस प्रकार से भागीरथी के द्वारा तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाया गया था, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसने करवा दिया यहाँ पर जी, ऊपरी गंगा नहर की खुदाई करके वहां पर जी, तो पीबी काटले ने करवाया। तो इस कारण से उत्तराखंड का भागीरथी कौन है, पीबी काटले, उत्तराखंड का भागीरथी कहला। प्रश्नों को ध्यान रखना, कैसे कैसे प्रश्न निकाले कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर। निर्माण कार्य किसके काल से शुरू, लूशीगटन। किसके काल तक बना, बैटन। निर्माण करने की जिम्मेदारी किसे दी, पीबी काटले को। और उद्घाटन किसने किया आकर के, लॉर्ड डलहौजी ने। कहां से निकली ऊपरी गंगा नहर, हरिद्वार से। आधुनिकीकरण कब हुआ, 1983 में। और कब से कब तक बनकर तैयार हुई, 1842 से 1854 तक। और उत्तराखंड का भागीरथी कौन कहलाया, पीबी काटले। और विचार किसका था इसे बनाने का, थॉमसन का। चले आगे, आइए हमने सारे प्रश्न आपको बनाकर दे दिए, आप लोग ध्यान से इन्हें एक बार सुनना और प्रश्नों को निकालना। अब है पूर्वी गंगा नहर। पूर्वी गंगा नहर भी कहां से निकली, हरिद्वार से। हरिद्वार के समीप भीमगोंडा से निकाली गई है पूर्वी गंगा नहर भी। हरिद्वार के समीप भीमगोंडा से निकाली गई पूर्वी गंगा नहर। ये मुख्य नहर हम लोग कहेंगे, मुख्य नहर से 5 शाखाओं से होकर जाती। 5 शाखाएं चंदोक क्षेत्र में, हरिद्वार में पड़ता है। नगीना क्षेत्र हम लोग जाने, नजीबाबाद, नहटोर और अलावलपुर, यहां से होकर के ये पूर्वी गंगा नहर जा रही है। पूर्वी गंगा नहर 5 शाखाओं के रूप में जा रही है, चंदोक, नगीना, नजीबाबाद, नहटोर और अलावलपुर से होकर के जा रही है। और यहां से निकल करके उत्तर प्रदेश में एंट्री हो जाती है इसकी, बिजनौर जिले और मुरादाबाद जिले में ये बहती है। वहां पर सिंचाई की सुविधा दे रही है बिजनौर और मुरादाबाद जिले में ये नहर जी। शारदा नहर देखो उत्तराखंड में, शारदा नहर, यह नहर देखो चंपावत के बनबसा से निकाली गई है शारदा। अब देखो ये निकाली चंपावत के बनबसा से नहीं है, यहाँ पर जी हम लोग कहेंगे काली नदी थी। काली नदी थी, चंपावत के बनबसा में जाकर के क्या कहलाई जी, वो शारदा कहलाई। तो शारदा नहर प्रणाली कब की है, बस इसका निर्माण देखो 1928 का है, काली नदी पर बनाया गया है। काली नदी पर यह शारदा नहर बनी है, 1928 की है शारदा नहर प्रणाली, चंपावत के बनबसा में। कहां कहां सिंचाई की सुविधा दे रही है, चंपावत, उधम सिंह नगर में ये सिंचाई की सुविधा दे रही है यहां पर जी, ये नहर प्रणाली। आगे लिखा है जमरानी बांध। जमरानी बांध कहां पर है, जमरानी बांध हम लोग देखकर चलेंगे, गोला नदी पर बनाया गया है। जमरानी बांध मुख्यतः हम लोग नैनीताल में देखेंगे। सिंचाई की सुविधा उधम सिंह नगर को मिल रही है, लेकिन मुख्यतः बना कहां है, नैनीताल में। जमरानी बांध किस नदी पर है, गोला नदी पर। ये गोला नदी लिखिए, हटा करके लिख देते हैं, आप लोग ध्यान देना जरा। हमने कहा गोला नदी, ये गोला नदी पर है, यहां पर ध्यान रखें। जमरानी बांध गोला नदी पर है और मुख्यतः किस जिले में बनाया गया, नैनीताल जिले में। लेकिन सिंचाई का लाभ किसे भी मिल रहा है, उधम सिंह नगर को। अब एक है नानक सागर बांध। नानक सागर बांध किस नदी पर है, नंदौर नदी पर है। नंदौर नदी पर है नानक सागर बांध, मुख्यतः बना कहां पर है, उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में बना है, लेकिन लाभ किसे मिल रहा है, नैनीताल को भी। नैनीताल को भी लाभ मिल रहा है, उधम सिंह नगर में मुख्यतः बांध है, नंदौर नदी पर है। जमरानी बांध मुख्यतः बना नैनीताल में है, लाभ मिल रहा है उधम सिंह नगर को भी। नानक सागर बना उधम सिंह नगर में, लाभ मिल रहा है नैनीताल जिलों को भी।
जमरानी बांध गोला नदी पर बना, नंदौर नदी पर कौन है, नानक सागर। आगे लिखा रामगंगा नहर, रामगंगा नहर पौड़ी गढ़वाल में, कालागढ़ बांध बना है इस पर, कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर है पौड़ी गढ़वाल में, रामगंगा नदी पर यहां पर देखो इस प्रकार रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध भी कहते हैं, तो पौड़ी गढ़वाल में यहां पर जी। आगे चलो, भीमताल कहां पर है जी, नैनीताल में। झीलों में देखेंगे भीमताल कहां है, नैनीताल में। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन है जी, भीमताल है। और कहां पर है जी भीमताल, ये नैनीताल में, नैनीताल में पड़ता है, नैनीताल जिले में भीमताल जी, नैनीताल में। टिहरी बांध, इसकी डिटेल हम लोग अध्याय नंबर 14 में देखें। टिहरी बांध, टिहरी बांध देखेंगे, टिहरी बांध कब बना है, 1972 में इसका शिलान्यास किया गया। टिहरी बांध का 1972 में शिलान्यास हुआ। 2006-7 में इसके प्रथम चरण से विद्युत प्राप्त हो रही है। 2006 में इसके प्रथम चरण से विद्युत मिलनी शुरू हो गई थी, इसके प्रथम चरण में 2006 में। टिहरी बांध किस पर है, भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर कौन है, टिहरी बांध। 2006-7 का है, जो हम लोग देखकर चलेंगे 1972 का है। भागीरथी भिलंगना नदी के पर बनाया गया है टिहरी बांध, 2006-7 का है। 1972 में शिलान्यास हुआ, भागीरथी भिलंगना नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 260.5 मीटर ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर ऊंचा। तो टिहरी बांध का शिलान्यास 1972 में हुआ, 2006-7 का है, भागीरथी भिलंगना नदी पर है और इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई यहां पर जी हम लोग देखकर चले, टिहरी बांध की ऊंचाई। आगे देखो ग्राम्या, टिहरी बांध को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अध्याय नंबर 14 में, आप लोग ध्यान देना उसमें जी, चैप्टर में जी। टिहरी बांध को हमने जाना 1972 का है शिलान्यास इसका, और पहले चरण में विद्युत कब से मिली, 2006-7 से। कौन सी नदियों पर है टिहरी बांध, भागीरथी भिलंगना पर। एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध, 260.5 मीटर है। और कितनी मेगावाट क्षमता है टिहरी बांध की विद्युत की, ये 2400 मेगावाट उत्पादन क्षमता, इसकी उत्पादन क्षमता है 2400 मेगावाट यहां पर जी। ग्राम्या का संबंध किससे है, हमने कहा जलागम विकास परियोजना ग्राम्या है। ग्राम्या का संबंध पढ़ेंगे जल के क्षेत्र में विकास करना। 7 जनपदों में विश्व बैंक के वित्त पोषण पर केंद्रित है ये। तो हम लोग कहेंगे 31 जनवरी 2022 को पूर्ण हो चुका है इसका कार्य, संचालन हो गया है अब यहां पर जी। हमने कहा जलागम विकास परियोजना ग्राम्या है। तो ग्राम्या में देखेंगे किसने वित्त पोषित किया, विश्व बैंक ने वित्त दिया है, पैसे दिया है यहां पर जी 7 जनपदों में इसका विकास करने के लिए। ग्राम्या का संबंध जोड़कर रखना, जैसे चाल खाली योजना पड़ी पीछे जल स्तर का सुधार करना, तो ग्राम्या भी जल स्तर के सुधार के लिए ही है। हिल सीड बैंक, जो हिल सीड बैंक पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर परंपरागत फसलों को बढ़ावा देने के लिए है। हिल सीड बैंक परंपरागत फसलों को बढ़ावा देने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में आई है। हिल सीड बैंक परंपरागत फसलों को बढ़ावा देने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में लाई गई है। हमें इसका संबंध जोड़कर चलना, जैसे यहां पर देखो लिखा भी, बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु मंडवा, सांवा, गहत, काला भट्ट, धान, मक्का, गेहूं, मसूर आदि फसलों के बीजों के उत्पादन का निर्णय लिया गया। हमने कहा बीजों के उत्पादन का निर्णय लिया गया इनके, तो परंपरागत फसलों को बढ़ावा देने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में क्या चलाया गया, हिल सीड बैंक बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देंगे, बीजों को उपलब्ध कराएंगे। बीजों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, बीज उपलब्ध कराने के लिए हम लोग देखेंगे जिससे परंपरागत फसल बढ़ाई जाएगी, पर्वतीय क्षेत्रों में हिल सीड बैंक बनाया गया। तो बीजों को उपलब्ध कराने के लिए ये हिल सीड बैंक बना है, जिससे परंपरागत फसलों को बढ़ावा मिले। HARC हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर, HARC हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर 1988 में स्थापित हुआ। गैर लाभकारी संगठन है, गैर लाभकारी संगठन है, 1988 में स्थापित हुआ। अब देखो राज्य के 11 जिलों में तकनीकी जानकारी उपयोग करते हेतु बेहतर कृषि पद्धतियों के माध्यम से कृषि कार्य में संलग्न लोगों की आय बढ़ाने का पर कार्यरत है। हम लोग देखेंगे स्थापना कब की, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की, तो 1988, और गैर लाभकारी संगठन है। बेहतर कृषि पद्धति के माध्यम से ये कृषि कार्यों में जो संलग्न लोग हैं उनकी आय बढ़ाने पर कार्य करेगा। मतलब बेहतर कृषि उपलब्ध कराने के लिए टेक्नोलॉजी देगा, ये तकनीकी जानकारी देगा, बेहतर कृषि के लिए। हमें देखना है हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर कब स्थापित हुआ, 1988, और कैसा संगठन है, गैर लाभकारी, बेहतर कृषि पद्धति की जानकारी देने के लिए है बस। आगे देखो KCC, ये पेपर में कई बार आ KCC,
हमें इसके लिए प्रश्न देखना है। केसीसी कार्ड कब का है, तो हमने कहा 1998। 1998 से हम लोग इसे जानकर चलेंगे, बस ये प्रश्न देखें इसमें। पार्टी टूरिज्म गतिविधि का विकास छोड़ दे इसे भी। आगे घेरबाड़ योजना को देखो, घेरबाड़ योजना। घेरबाड़ योजना राज्य में स्थापित बागानों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए, हमने कहा जंगली जानवर फसल को नष्ट कर देते हैं एंट्री करके फसलों के क्षेत्र में, तो राज्य में स्थापित बागानों को जंगली जानवर से बचाने के लिए बागानों की घेरबाड़ योजना हेतु 50% राज्य सहायता प्राप्त की जा रही है। अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर राज्य सहायता प्रदान करते हुए हमने कहा उत्तराखंड में घेरबाड़ बगड़ योजना चली है, घेरबाड़ योजना चली है बागानों को जंगली जानवर से बचाने के लिए, जिसे बनाने के लिए बागानों को जंगली जानवर से बचाने के लिए हमने कहा कि घेरबाड़ करना पड़ेगा, वहां पर जी तार की बाड़े करनी पड़ेगी, जिसमें 50% सहायता हम लोग कहेंगे राज्य से मिल रही है। और 1 लाख रुपए हेक्टेयर क्षेत्र, 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर क्षेत्र राज्य सहायता प्रदान की जाएगी। पैक हाउस को छोड़ दो, कोल्ड चैन को भी छोड़ दो। कोल्ड चैन कितनी बन रही है उत्तराखंड में? 31, बाकी छोड़ देना सारी। हमने ये चैप्टर जो था इससे फिनिश किया है। इसके बाद आप लोग इसके एमसीक्यू लगाओगे और एमसीक्यू को पढ़ करके तैयार करोगे। पहले तो अच्छे से अंदर से अंडरलाइन करना, अंदर से अंडरलाइन करके उसके एमसीक्यू पर काम करना आप लोग जरा। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे यहाँ पर जी कि इसमें अध्याय नंबर 1 जो लाइनिंग वाला है, लाइनिंग वाला करेंगे क्या? तो आपको वहां पर भी बता देंगे यदि आप लोग पूछना चाहेंगे वहां पर जी कि कौन से प्रश्न पढ़ने, कौन से छोड़ने। यदि पढ़ सकते हैं वहां पर तो उन्हें लाइनिंग को स्वयं कर लेना, नहीं पढ़ सकते तो आप लोग मैसेज कर देना, हम लोग लाइनिंग भी उसमें अंडरलाइन करवा देंगे। आप इस चैप्टर को हम लोगों ने आज फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट नया चैप्टर जो बच्चा होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। तो ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग और रिवाइज करिए चीजों को बार बार। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। धन्यवाद।